हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप एकदम बढ़िया होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। चाहे आप वो लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डीडीयू विश्वविद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। डाइजेशन क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने माउथ के बारे में आपको बताया था, टंग के बारे में बताया था, टीथ के बारे में बनाया था, और ईसोफेगस के बारे में बताया था, स्टमक के बारे में बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताए थे, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताए थे, लेकिन उनका एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बताया था। यानी कि हमने खाली पासेस पढ़ लिया था कि खाना कहाँ से होकर के पास होगा, लेकिन उसके डाइजेशन के बारे में हमने कुछ भी बातें नहीं की थी। तो हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। किसके बारे में? डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, कि जो खाना हमने खाया है, क्या हमने जो खाना मुंह से खाया है, निगला है, वो जब तक बाहर निकल नहीं जाता तब तक की सारी बातें करें। कहाँ पे कितना परसेंट डाइजेस्ट होता है, माउथ में कितना परसेंट डाइजेस्ट होता है, आपके स्टमक में कितना परसेंट डाइजेस्ट होता है, ईसोफेगस में डाइजेस्ट होता है या फिर नहीं होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कितना होता है, सारी बातें करने वाले हैं इस लेक्चर में। और साथ में एक बात जानकारी आपको शेयर कर दूं कि अगर आप फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? फुल कोर्स, वो भी 40 से 30 दिनों में, 30 से 40 दिनों में, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है एग्जामिनेशन में। तो आप डिस्क्रिप्शन प्ले स्टोर से हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप जा करके एक बीएससी बायोलॉजी का, लखनऊ हो तो लखनऊ, और डीडी हो तो डीडी, दोनों का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जो कि 30-40 दिन में आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देगा, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को छोड़ के जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है, वो सारे आपको प्रॉपर तरीके से विद नोट्स, एमसीक्यू मिल जाएंगे। और वहाँ पे जो लाइव डाउट सेशंस होते हैं, उसमें आप डायरेक्टली आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, विद ऑडियो वॉइस आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको 2 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर लेना। आपको जो भी दिक्कत है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने का मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड, कि कैसे फूड का डाइजेशन होता है। मतलब हमने खाना अगर खाया, क्या कि हमने एक रोटी खाई या चावल खाया या दाल खाई, सब्जी खाई, वो कैसे डाइजेस्ट होगा। मतलब हमारे थाली में से ले करके जब सवेरे जाते हैं तब तक का जो सफ़र है, वो इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब देखो, अब यहाँ पे वे बताते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। देखो, जैसा कि आपको बताया था मैंने शुरुआत में ही, जो एक डाइजेशन है वो बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकली क्या रोल था, वो सारी चीज़ें बातें करेंगे। अब यहाँ पे मैकेनिकल का रोल क्या होता है? मैकेनिकल की जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे कोई फोर्स जनरेट होता है, या फिर कोई चीज़ फोर्स जनरेट होती है, प्रेशर लगता है, इस टाइप की जहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं, क्वान्टिटीज़ आती हैं, वो मैकेनिकल होती है। और केमिकल का क्या मतलब? जहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, क्या होती है? रिएक्शन हो रही होती है, उसे हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, जब हम खाना खाते हैं तो अब देखो, फोर्स प्रेशर दोनों मुंह में, जब रोटी को हम चबाते हैं वहाँ पे फोर्स भी लगता है, प्रेशर भी लगता है, स्ट्रेस भी लगता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और उसके बाद फिर वो फ्रिक्शन के थ्रू, किसके थ्रू? फ्रिक्शन के थ्रू हमारे जीभ से होकर के गले में खाना जाता है, और फ्रिक्शन के थ्रू ही सलाइवा में मिक्स होकर के खाना ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। वो मैकेनिकल प्रोसेस जाता है। कौन सा प्रोसेस जाता है? मैकेनिकल का प्रोसेस जाता है। लेकिन जो खाना हमने खाया उसमें प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारे केमिकली डिसॉल्व होते हैं। केमिकली डिसॉल्व होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, तब हमारी इंटेस्टाइन उन्हें एब्जॉर्ब करती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजती है। ब्लड स्ट्रीम में भेजने के बाद फिर हम उसको एनर्जी में यूज़ कर पाते हैं, या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में फैट में बना करके उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस फैट को हम लोग डिसॉल्व करके ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बक्कल। देखो, अब हमने जैसे सबसे पहले पढ़ा था खाना हमारा मुंह में जाता है, अब हम ये देखेंगे मुंह में हमारा जो बक्कल कैविटी है वो क्या कोई योगदान दिखाता है। अब जैसे खाना आपने खाया मुंह में थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए, कि आपके मुंह में कोई डाइजेशन हुआ? मेनली आपको यही पता होगा कि आपके पेट में डाइजेशन होता है। क्या होता है? पेट में डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। लेकिन आप ये बात जानकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके मुंह में भी डाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है। किसका होता है, कितना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। देखो, जब भी देखो यहाँ पे देखो बोला गया, बक्कल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शन। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार के मेजर फंक्शन निभाती है। पहला, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जो कि आपने पहले ही पढ़ा था, फूड को चबाने में काम आता है, एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलिंग फूड, खाने को निगलने में काम आता है। खाना हमने चबाया और उसको अंदर ले जाने में बक्कल कैविटी का बहुत बड़ा रोल होता है।
द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलेवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप विद द फूड थ्रूली, मतलब सलाइवा उस मेस्टिकेटेड फूड के साथ मिक्स हो जाता है ताकि वो थोड़ा सा चिकना हो सके, ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम लगे और खाना इजीली आपके इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जा सके। अब देखो म्यूकस इन द सलाइवा mucus in the saliva helps in the lubricating and adhering the mastication food particles into bolus। अब देखो मैंने क्या बोला, आप जब खाना खाओगे, खाना देर तक चबा करके खाने से पहले लोग क्या बोला करते थे, खाने को हमें देर तक चबा करके खाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जब हम खाने को देर तक चबा करके खाएंगे तो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होने वाला जो भी सलाइवा है, लार्वा नहीं सलाइवा बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में लार बोलते हैं, वो अच्छे से खाने में मिक्स हो जाएगी और अच्छे में जब भी खाने से में मिक्स हो जाएगी तो आगे म्यूकस में लग जाएगा ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम लगे और आसानी से वो जा सके। और एक दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, माउथ में, कहाँ पे? माउथ में स्टार्च का 30% डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे? याद रखना, माउथ में 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउथ में किसका और कितना % डाइजेशन होता है, तो याद रखना माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का होता है। कितना होता है? 30% डाइजेशन होता है। कितना? ओनली 30% डाइजेशन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जिसमें आप बैठ रहे हैं और बीएससी बायोलॉजी आ रही है, क्या आ रही है? बायोलॉजी जूलॉजी आ रही है, तो उसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे कितना % बोला मैंने? 30% बोला। कितना बोला? % बोला? 30%। याद रहेगा, 80 लग रहा होगा आपको, इसलिए मैंने मिटा करके दोबारा से लिख दिया। 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखोगे, हम ये जो खाना खाएंगे क्या करेंगे? खाना खाएंगे जो मुंह में जाएगा, जिसमें सलाइवा मिक्स होगा। अब सलाइवा का अगर आप पीएच की बात करें तो सलाइवा का जो पीएच होता है, क्या होता है? सलाइवा का पीएच होता है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में जनरल साइंसेज में पूछा जा सकता है। 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक, मतलब थोड़ा सा एसिडिक होगा। इसको हम बेसिक नहीं बोलेंगे, स्लाइटली एसिडिक बोलेंगे। कितना बोलेंगे? स्लाइटली एसिडिक। ये जो स्लाइटली एसिडिक फूड होगा, इसको हम लोग बोलस नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? बोलस नाम से जानेंगे। ऐसा खाना जिसमें सलाइवा मिक्स हो और थोड़ा सा वो स्लाइटली एसिडिक हो, तो उसको हम लोग बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। आगे हम देखेंगे जो बोलस, अब खाना हमने खाया, खा करके गोल गोल ऐसे करके टुकड़ा या फिर गोला बन जाता है, उसी को हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो बोलस जो होगा हमारे फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स में आने के बाद इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस में आने के बाद हमारे स्टमक में जाएगा। इस प्रकार से वो खाना आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखो, ये बोलते हैं द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। वो जो बोलस है वो आगे फेरिंग्स में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? फेरिंग्स में चला जाएगा। एंड देन इनटू द इसोफेगस, उसके बाद वो इसोफेगस में चला जाएगा बाय द स्वेलिंग, निगलने की क्रिया से, जिसको हम डीग्लूटिनेशन बोलेंगे। डीग्लूटिनेशन क्या होता है? खाने को निगलना है, डीग्लूटिनेशन या फिर स्वेलिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस। द बोलस पासेस फर्दर डाउन थ्रू द इसोफेगस। जो बोलस है वो आगे इसोफेगस के थ्रू नीचे जाता है या फिर आगे बढ़ता है। आगे बोलते हैं सक्सेसिव वेव्स ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। अब एक ये जो वर्ड है पेरिस्टाल्सिस, इसको आप याद कर लेना, मतलब समझ लो इसको अच्छे से, पेरिस्टाल्टिस होती क्या। अब मैंने क्या बोला कि देखो, जो खाना होता है, खाने को हम अच्छे से चबाते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं। सलाइवा मिक्स होने से क्या होता है? 30% स्टार्च का डाइजेशन आपके माउथ में हो जाता है और उसके बाद सलाइवा क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ताकि आपका खाना जो है इसोफेगस में आसानी से चला जाए। अब मान लो आप मुंह को तो ऐसे ऐसे हिला पा रहे हो, ऐसे करके हिला पा रहे हो और कुछ भी मूवमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम अपने खाने को चबा पा रहे हैं। जैसे ही हमारा खाना फेरिंग्स में जाता है, कहाँ पे जाता है? फेरिंग्स में जाता है। अब बताओ, आप अपने फेरिंग्स को हिला सकते हो क्या? अपने फेरिंग्स को मूवमेंट करा सकते हो क्या? अपने फेरिंग्स को अपने अकॉर्डिंग आप मूव करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो, ना ही कंट्रैक्ट करा सकते हो, ना ही रिलैक्स करा सकते हो। तो होता क्या है, आगे हमारी जो फेरिंग्स होती है, ये इसोफेगस के में जब आपका ये बोलस पहुंचेगा, बोलस यानी कि मैस्टिकेटेड फूड विद एसिडिक वैल्यू ऑफ pH 6.8, उसको हम बोलेंगे बोलस। ठीक है,
अब वहाँ पे क्या होता है, अब मान लो ये आपकी ईसोफेगस है, एक ऐसे मान के चलो ये आपकी ईसोफेगस आपकी इतनी बहुत बड़ी सी बढ़िया सी बनी हुई है और इसमें खाना आया, क्या किया, खाना आया तो क्या करेगा, अब ऐसे इस तरीके से ऐसे दबाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, आप पढ़ोगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो मसल है स्मूथ मसल वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि वो फूड जो है वो आगे बढ़ पाए। अब देखो आप अपने हाथ को इस प्रकार से पकड़ो और इस हथेली में यहाँ पे एक बॉल को रखो और अपने हाथ को ऐसे जब दबाओगे तो बॉल ऊपर निकल जाएगी और नीचे को प्रेशर लगाओगे तो बॉल नीचे चली जाएगी। इसी प्रकार से जब खाना यहाँ पर आता है तो प्रेशर ऊपर से लगता है तो खाना नीचे पहुँच जाता है, फिर ऊपर से प्रेशर लगता है, फिर खाना नीचे पहुँच जाता है, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर खाना नीचे पहुँच जाता है। इसी प्रकार से खाना नीचे पहुँचता रहता है और इस प्रोसेस को, इस पूरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक एक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू हमारा जो बोलस है यानी कि खाना है वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे आता है हमारे स्टमक में, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ही आपका बोलस या फिर आपका खाना पेट में एंट्री करेगा, जैसे ही पेट में एंट्री करेगा तो ईसोफेगस से जहां पर भी आपका जे शेप का पेट मिलेगा, क्या जे शेप का पेट मिलेगा, याद रखना पेट का शेप जे होता है, सी शेप नहीं होता है, सी शेप डूडेनम का होता है, जे शेप पेट का होता है। जैसे ही पेट में पहुंचेगा वहां पे आपको एक इंस्फिंक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, इंस्फिंक्टर मिलेगा। उस इंस्फिंक्टर का नाम क्या होता है, उस इंस्फिंक्टर का नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्फिंक्टर। वो काम क्या करता है, वो काम ये करता है कि पेट में जो भी खाना है, क्या पेट में जो भी खाना है वो उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए इसोफेगस में और उल्टी होने से बचाता है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब भी दूध पीते हैं, थोड़ा सा भी खाना खाते हैं, वो उल्टी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनका जो गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्फिंक्टर होता है वो बहुत ही वीक होता है। समय के साथ साथ जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है और विटामिन मिलते हैं, वो उनका गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्फिंक्टर मजबूत हो जाता है और उल्टियाँ प्रिवेंट होने लगती हैं, बचने लगती हैं। इसी प्रकार से हम आगे चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्फिंक्टर मिलता है जो कि फूड के पासेस को कंट्रोल करता है स्टमक में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलेगा द सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स। अब एक चीज याद रखना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो भी सलाइवा हमारे माउथ में प्रोड्यूस हुआ, क्या जो भी सलाइवा हमारे माउथ में प्रोड्यूस हुआ है उसमें क्या क्या है, हमारा सलाइवा क्या क्या कंटेन करता है। याद रखना हमारा जो सलाइवा है बक्कल कैविटी में वो कुछ आयंस को या इलेक्ट्रोलाइट्स को कंटेन करता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये 4 आयन को कैरी करता है। और आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कौन कौन से आयन को हमारा सलाइवा कैरी करता है, तो याद रख लेना सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और कुछ इंजाइम, ठीक है। और इंजाइम कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज। अगर जो हमारा इंजाइम मुंह के अंदर है, कहाँ पे है, बक्कल कैविटी में है, तो उसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलेंगे। और सलाइवरी का एक दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। आपने सुना होगा ऐसा जीके में या फिर जीएस में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमारे लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है और वहाँ पे आपको नाम टाइलिन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज पढ़ोगे, लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पता टाइलिन भी दिया होगा तो आपको टाइलिन भी टिक कर सकते हो। अगर दोनों दिया है तो आपको बोथ ए एंड बी या ए एंड सी टिक करना है, टाइलिन भी, ठीक है। आगे और साथ ही साथ में लाइसोजाइम भी मिलेगा आपको। लाइसोजाइम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सलाइवा हमारा क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, क्या करता है सलाइवा हमारा क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। और क्या, और अब आपको ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है कि हमारा सलाइवा क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है। सलाइवा, और ये रट लेना है एकदम, हमारा सलाइवा कंटेन करता है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट प्लस पोटेशियम, क्लोरीन, SCO3, ठीक है, इसको बाइकार्बोनेट बोलेंगे, 3 लिखा हुआ है। साथ ही साथ में ये सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है। और क्या कंटेन करता है, लाइसोजाइम कंटेन करता है, लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम एसिडिक नेचर का होता है, ये भी याद रख लेना। हमारा सलाइवा ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको याद होना चाहिए और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। द केमिकल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल प्रोसेस है हमारे माउथ में ही बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है और 30% स्टार्च का डाइजेशन कर देती है, ठीक है। अब वही देखोगे आप, देखो 30% ऑफ द स्टार्च hydrolyzed here by this enzyme, optimum pH 6.8,
ठीक है, इनटू अ डाइसैकेराइड माल्टोज लाइसोजाइम आर प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। अब ये देखो, अगर हम बात करें कि हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट था तो इसका फंक्शन क्या था। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल का फंक्शन करता है। अगर हमारे खाने में कुछ भी बैक्टीरिया है तो उसको खत्म करने में काम करता है, एंटी बैक्टीरियल फंक्शन करता है। अब देखो ये जो हमारा स्टार्च है, क्या है स्टार्च है, मुंह में है, मुंह में हमारे क्या होगा सलाइवरी एमाइलेज और पीएच होगा 6.8 और ये स्टार्च को कहाँ कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। और माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, याद रखना। वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम आगे देखें, कहाँ देखें, आगे देखें, इसके बाद आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ चीज़ें। क्या मिलेगी, कुछ चीज़ें। ये कहाँ गया मार्कर, अरे भैया आ जाओ, ये आ गया। अब देखो कुछ चीज़ें क्या पढ़ने को मिलेंगी, चीज़ें ये पढ़ने को मिलेंगी कि ठीक, यहाँ ये मिट गया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ, द म्यूकस ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो हमने गर्दन के बारे में पढ़ लिया, गर्दन बोले तो हमारा बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा, बक्कल कैविटी के बारे में सारी बातें बता दी। अब यहाँ पे हमको बताएगा कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे पेट में, कहाँ पे, हमारे पेट को और पेस्ट को गैस्ट्रो बोलते हैं, गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार की मुख्यतः वो होती हैं। क्या होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। क्या होती है, 3 प्रकार की सेल्स होती है। पहली सेल को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल। अब मैं ये देखो राइट साइड में लिख रहा हूँ तो इसको नोट भी कर लेना, म्यूकस नेक सेल, स्पेलिंग नेक सेल, ठीक है। अब बात करें कि म्यूकस सेल हमारे जो पेट में होती है वो क्या रिलीज करती है, ये म्यूकस रिलीज करती है। इसके नाम से ही आप कंफर्म कर पाओगे, ये म्यूकस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है, सीक्रेट म्यूकस, यहाँ पे लिखा हुआ। आगे पेप्टिक चीफ विच सीक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। क्या करती है, पेप्टिक और चीफ सेल पाई जाती है। दूसरे नंबर पे क्या पाई जाती है, पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, CHEIF सेल, चीफ सेल पाई जाती है जो क्या सीक्रेट करती हैं, प्रो एंजाइम। क्या, प्रो एंजाइम, जिसका क्या नाम है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और याद रखना प्रो, जहाँ पर प्रो लग जाए, प्रो शब्द लग जाए, प्रो शब्द लग जाए या चिन्ह लग जाए, क्या लग जाए, प्रो शब्द लग जाए या चिन्ह शब्द लग जाए, वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं, यानी कि वो खुद से फंक्शन नहीं करते हैं, उनको एक एक्टिवेटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक्टिवेटर की आवश्यकता होती है। जब तक पेप्सिनोजेन को एक एक्टिवेटर की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे जिन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, अगर कहीं पर प्रो लगा हो या फिर जिन लगा हो तो इनएक्टिवेटेड कैटलिस्ट है, इनएक्टिवेटेड कैटलिस्ट बोल दें या इनएक्टिवेटेड क्या बोल दें, एंजाइम बोल दें, ठीक है। वो इनएक्टिवेटेड है, वो डायरेक्टली काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, डायरेक्टली काम नहीं करेंगे। अब आपने पेप्टिक चिप सेल भी देख लिया। अब देखेंगे तीसरे नंबर पे पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। अब इसके नाम में आप बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब देखो जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होता है, क्या होता है, ये पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होता है, वो 2 चीज़ें निकालता है, HCl निकालता है और क्या निकालता है, इंट्रिंसिक फैक्टर निकालता है। और याद रखना आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या इंट्रिंसिक फैक्टर किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इसेंशियल है, उसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन B12 बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना, आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैं थोड़ी सी इसमें मार्किंग भी कर दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। जो मैंने मार्किंग की है वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl, प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये पेप्टिक सेल, चीफ सेल, ये और म्यूकस नेक सेल क्या रिलीज करती है, म्यूकस सेल्स। आगे हम देखेंगे
जैसे कि मैंने बताया 30% आपका स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो जाता है। अब पेट में कितना डाइजेशन होता है ये देखेंगे। देखो अब यहाँ पे स्टमक क्या करता है, स्टमक हमारा 4 से 5 घंटे के लिए खाने को स्टोर करता है। क्या करता है, खाने को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करता है और पेट में उसको मिक्स करता है। क्या करता है, मिक्स करता है। किससे मिक्स करता है, पेट में ये जो एंजाइम्स या फिर जो भी सिक्रीशन सिक्रीट हुए हैं उससे मिक्स करता है। मिक्स करता है बहुत सारी चीज़ें, उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। इसको हमने गैस्ट्रिक जूस नाम दिया है of the stomach by the churning movements its muscular wall and it's called chyme। देखो अब क्या है, अब है ये कि जब वो हमारा बोलस पेट में आ गया, कहाँ पर आ गया, पेट में आ गया, तब उसके साथ एक चर्निंग मूवमेंट होगी, इधर उलट पलट होगी, आगे पीछे होगी और मस्कुलर वॉल के थ्रू होगी और उसको हम काइम बोलेंगे। अब कहाँ क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। बोलस कब बोलते हैं, बोलस बोलेंगे बक्कल कैविटी से लेकर के बक्कल कैविटी से लेकर के कहाँ बोलेंगे, ईसोफेगस के एंडिंग तक, ईसोफेगस तक हम उसको बोलेंगे। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भैया बोलस का पाथ क्या होता है, बोलस होता है बक्कल कैविटी से लेकर ईसोफेगस। लेकिन अगर हम काइम की बात करें, किसकी बात करें, काइम की बात करें, काइम होता है स्टमक में, ये भी एसिडिक होता है और ये भी एसिडिक होता है। और अगर हम काइल की बात करें, किसकी बात करें, काइल, तो काइल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक होता है। याद रखना ना, ये तीनों में काइल बोलस काइम में डिफरेंस याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, नर्सिंग एग्जाम में तो बिल्कुल खास है और आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बायो आप है तो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो क्या है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। जो हमारा प्रोएंजाइम था पेप्सिनोजेन, on exposure of hydrochloric acid gets converted into activated pepsinogen, the proteolytic enzyme of the stomach, pepsin converts protein into proteases। ऐसे करके बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं जो कि आपको समझने में होगी तकलीफ, क्या होगी, तकलीफ। और उसी तकलीफ को मिटाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। क्या हूँ, मैं आया हुआ हूँ। चलो ठीक है, अब बताते हैं आपको कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि कैसे आप इसको समझोगे। ये क्या इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजेन लिखा है, क्या प्रोएंजाइम लिखा है, क्या HCl लिखा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। बकवास लिखी हुई है, अब बकवास को समझते हैं हम। देखो यहाँ पे बोलता है कि द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक पेप्सिन, सॉरी यहाँ पे द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। अब देखो क्या है, पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर HCl गेट्स, हाँ देखो अब पेप्सिनोजेन है, क्या है, पेप्सिनोजेन है। ये थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, पेप्सिनोजेन, ठीक, पेप्सिनोजेन। अब मैंने क्या बोला था, पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। क्या है, इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक ये एक्टिवेटेड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा। तो क्या होगा, अब पेट में ये सारी चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल हैं। अब पेट में HCl भी है, क्या है, HCl। जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा, मतलब तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हमारे पेट से HCl नहीं निकलेगा। और जैसे ही पेट से HCl निकला तो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक्टिवेटेड है। अब ये क्या करेगा, अब देखो आगे लिखा है प्रोटीलिक एंजाइम ऑफ पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स। अब देखो अगर हम बात करें तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम था वो एक्टिवेट हो गया। अब उसे खलबली मची होगी, भैया हम कुछ करें, तो वो क्या करेगा, जो भी हमारे खाने में क्या होगा, जो भी हमारे खाने में प्रोटीन होगा, क्या होगा, जो भी हमारे खाने में प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा या फिर ब्रेक कर देगा। कौन कर देगा, पेप्सिन कर देगा। पेप्सिन हमारे खाने में जो भी प्रोटीन होगी उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किस में करेगा, प्रोटीएजेस में और पेप्टोन्स में कर देगा। प्रोटीएजेस एंड और पेप्टोन्स में कर देगा। पेप्टोन्स में उसको ब्रेक कर देगा और इस पेप्टोन्स को हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, इतनी बात समझ में आई कि पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। जब भी वो पेट में रहता है अपनी इनएक्टिवेटेड अवस्था में रहता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और HCl का सिक्रीशन होता है, क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है, क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है, तब जो पेप्सिनोजेन है वो HCl के कंबाइनेशन के साथ में वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक एंजाइम खुद ही है, वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है या
अलग अलग कर देता है, छोटे भागों में डिवाइड कर देता है। जिन भागों में डिवाइड करता है उसको प्रोटीजेस बोलते हैं, पेप्टोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आप ये कन्वर्जन थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको पहला वाला पेप्सिनोजेन किसके द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट किया गया, वो था HCl। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए टू द पॉइंट है। इसको आप रट लो, नोट कर लो, जो करना हो कर लो। क्या कर लो? रट लो, नोट करना हो, जो करना हो कर लो। ठीक है। अब HCl वाला ये शब्द था, मतलब प्रो एंजाइम जो था पेप्सिनोजेन, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ HCl के द्वारा। उसको आप याद कर लो, नोट कर लो। ठीक, आगे देखो, आगे हमारी NCERT बोलती है द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। क्या? द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द lubrication of the protection of the mucosal epithelium from the excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid provide the acidic pH of 1.8 optimal for the pepsins renin। ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात ये आएगी कि हमारा जो HCl होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है, जिसकी वैल्यू pH वैल्यू 1.8 होता है। अगर उसमें हम अपनी उंगली डुबो देंगे तो हमारी उंगली भी डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमारे पेट में HCl है तो हमारा पेट कैसे बचा हुआ है? क्या हमारा पेट क्यों डिजॉल्व नहीं हो गया? सिर्फ खाने को ही कैसे डिजॉल्व करता? मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, कुछ तो ऐसी बात होगी जिससे वो सिर्फ खाने को ही डिजॉल्व करता है, आपके पेट की चीज़ों को, आपके पेट के जो भी मसल्स हैं, जो भी सेल्स हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो हमारा पेट है, पेट में आपको म्यूकस नेक सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? म्यूकस नेक सेल, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकस की सिक्रीट करती हैं, जिसके द्वारा HCl का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे एक शब्द देख पाएंगे, यहाँ पे एक्सकोरिएशन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एक्सकोरिएशन। आपसे एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, एक्सकोरिएशन से कौन प्रिवेंट करता है? एक्सकोरिएशन का मतलब होता है HCl का जो एक बहुत ही खतरनाक प्रभाव है उसको रोकता है म्यूकस, जो कि म्यूकस नेक सेल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हमारा पेट खाली ना हो जाए, मतलब एकदम गले ना जाए। उसको एक्सकोरिएशन बोलते हैं। ठीक है। और जो कि अब 1.8 pH होता क्यों है? ठीक है, चलो, होता क्यों है, मतलब HCl की ही क्यों ज़रूरत पड़ी? HCl की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन नहीं बनेगा, और पेप्सिन के लिए एसिडिक pH की आवश्यकता होती है, जिसकी वैल्यू 1.8 होनी चाहिए। उसके बिना पेप्सिन वर्क नहीं करेगा, वो प्रोटीजेस और पेप्टोन्स में कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब देखो एक छोटी सी एक चीज़ और, रेनिन। क्या? रेनिन याद रखना डबल एन है। क्या है? डबल एन है। इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूसेस, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो रेनिन है वो छोटे बच्चों में पाया जाता है, यानी कि इन्फेंट्स बोले तो नवजात शिशु में, यानी कि जो बच्चे दूध पीते हैं, जब तक आप दूध को पीते हैं अधिकतर 5-6 साल की उम्र तक रेनिन की संख्या हमारे पेट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रेनिन में डबल एन होता है। क्या होता है? रेनिन में डबल एन होता है, ये भी याद रखना। और रेनिन का फंक्शन सेम, रेनिन का फंक्शन सेम किसके जैसा होता है? पेप्सिन के जैसा होता है। ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन छोटे बच्चों में, याद रखना, बड़े बच्चों में नहीं। बड़े हो गए तो वो बच्चे नहीं रहे, सिर्फ बच्चों में ये कारगर होता है। और हमारे पेट में थोड़ा अमाउंट लाइपेजेस एंड का भी होता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, लाइपेजेस का भी छोटा सा अमाउंट होता है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, समझ में आया? तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब आगे चलते हैं, ये कैसे होगा। ठीक, आगे हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो हम जैसे ये पेट के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हमें बताएगा कि वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो मस्कुलरिस लेयर है, क्या है? मस्कुलरिस लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी बहुत प्रकार के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगी। क्या करेगी? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, मूवमेंट करेगी। These movements help in the through mixing up of food with the various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic juice and intestinal juice are of the secretion released into the small intestine. Pancreatic juice and bile juice are released through the hepatopancreatic duct. The pancreatic juice contains inactivated enzymes, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptides, amylases, lipases and nucleases। अब देखो
ये बहुत भारी लाइनें यहाँ पे बोल दी, बहुत समझने वाली बातें हैं यहाँ पर। क्या है? बहुत समझने वाली बातें हैं यहाँ पर। अगर आपने नहीं समझा, क्या किया, अगर आपने नहीं समझा तो आप खतरे में पड़ सकते हो। क्यों खतरे में? इसलिए पड़ सकते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा, और ये आ क्यों नहीं रहा है? आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन अगर यहीं से पूछा जाएगा तो क्यों ना हम इसको पढ़ लें। क्या करें? क्यों ना इसको हम पढ़ लें। अब ये कहता है कि देखो जैसे ही हम खाना इसोफेगस में है, वहाँ पे भी एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसको हमने पेरिस्टाल्टिस बोला। पेट में आया, वहाँ पे भी बहुत सारा मिक्सिंग हुआ। ठीक है, वहाँ पर क्या बना? हमारा काइम बना। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वहाँ पे काइल बनेगा। क्या बन जाएगा? काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काइल बन जाएगा। अब देखो अगर काइल बन गया, क्या बन गया? काइल बन गया। मूवमेंट सेल्फ इन द थ्रू आउट मिक्सिंग। और देखो मिक्सिंग हमने कर ली इंटेस्टाइन में, फैसिलिटेटेड। अब देखो बाइल, क्या? बाइल जूस। क्या? बाइल जूस। क्या? बाइल जूस। ठीक, अब बाइल जूस आप बताओ कहाँ से निकल रहा था? बाइल जूस निकल तो आपके लिवर से रहा था। कहाँ से निकल रहा था? लिवर से निकल रहा था, लेकिन उसको स्टोर एंड कंसंट्रेट गॉल ब्लैडर कर रहा था। ये बात को आप एकदम गांठ बांध कर ध्यान से सुन लो। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, कौन कर रहा था? कंसंट्रेट कर रहा था, गॉल ब्लैडर कर रहा था। पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे ही जे शेप पेट से सी शेप ड्यूडेनम में आओगे, जे शेप पेट से सी शेप ड्यूडेनम में आओगे, तो यहाँ पर बहुत सारे सिक्रीशंस होंगे। क्या होंगे? सिक्रीशन होंगे। इन सिक्रीशंस के सिक्रीशंस इन ड्यूडेनम, सिक्रीशंस इन ड्यूडेनम मैं नाम लिख देता हूँ, सिक्रीशंस इन डुओडेनम। ये एग्जाम में आपको ये बात याद रखनी है कि ड्यूडेनम में कौन कौन सी सिक्रीशन होती है। अब देखो यहाँ पे बाइल होता है। क्या होता है? बाइल का सिक्रीशन होता है। पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। और साथ में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस का होता है। क्या? इंटेस्टाइनल जूस का होता है, जिसको हम सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। एंड आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इतने सारे सिक्रीशन इस ड्यूडेनम में सिक्रीट होते हैं। इतने सारे सिक्रीशन इस ड्यूडेनम में सिक्रीट होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बोला जाता है कि पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर द रिलीज थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो एक छोटी सी चीज़ आपको बताई थी मैंने। क्या बताई थी? एक छोटी सी चीज़ बताई थी मैंने आपको। क्या बताई थी? एक छोटी सी चीज़ कि जो हमारा लीवर था, क्या था? लीवर था, यहाँ पर प्रेजेंट था लीवर था, और यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर था। गॉल ब्लैडर से निकलने वाले डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और हमारे हिपैट मतलब यानी कि हमारे लीवर से निकलने वाली डक्ट को हम हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, या हिपैटिक डक्ट ही बोलते हैं। और जो हमारा ये है कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। और यहाँ पर एक लीफ शेप, क्या? लीफ शेप पेनक्रियास लगा रहेगा। फिर जो सिक्रीशन आएगा उसको हम हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। उसके थ्रू, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये एंजाइम्स या फिर सिक्रीशन सिक्रीट होंगे। और अगर बात करें कि पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी। क्या लिखी होगी? बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। क्या लिखी होंगी? बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिवेटेड एंजाइम। याद रखना, पेनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है? इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स को कंटेन करता है। याद रखना, इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स को कंटेन करता है। ठीक है, क्या करता है? इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स को कंटेन करता है। जिसको हम ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। देखो लास्ट में देखो जिन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जिन लगा हुआ है। प्रो लगा हुआ है। ठीक है, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ठीक, ये सारे के सारे एंजाइम एक साथ होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। क्या? 7 हैं। 7 के साथ तो लिख लो, याद कर लो। पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से सिक्रीशन रिलीज करता है? वो इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन से रिलीज करता है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेजेस, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस। सारी चीज़ें सिक्रीट करता है। इन्होंने याद कर लो।
अब देखो एक छोटा सा कन्वर्जन मिलेगा, क्या मिलेगा? कन्वर्जन। जैसे आपने पढ़ा था पेप्सिनोजन, क्या? पेप्सिनोजन HCl के थ्रू पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही, क्या? ऐसे ही। और ये होता कहाँ पे है? ये तो स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। अब एक और पढ़ेंगे वो जो कि डिओडिनम में कन्वर्जन होता है। क्या होता है? डिओडिनम में कन्वर्जन होता है। अब देखो जो ट्रिप्सिनोजेन होता है, ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन लिखेंगे जो कि इनएक्टिव, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, क्या? एंटेरोकाइनेज। देखो अब ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके द्वारा? ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज के द्वारा। किसके द्वारा? एंटेरोकाइनेज के द्वारा, एंटेरोकाइनेज के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना चीज़ आप एकदम याद कर लो गांठ बांध करके, और एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वाला पैराग्राफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछो कि सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, तो मैं यही बोलूँगा कि इससे पैराग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ये ठीक है, वही बात लिखी है। और हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द बाइल रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन यहाँ पे रिलीज होता है। क्या होता है? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन रिलीज होता है। मतलब क्या? वो बाइल हमारे दो तरीके के पिगमेंट कंटेन करता है। क्या करता है? बाइल के अंदर क्या क्या होता है? बाइल के अंदर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, क्या? बिलिवर्डिन, ये दो तरीके के क्या होते हैं? सिक्रेशंस होते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट दो तरीके के होते हैं, बाइल सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, और इसके साथ में आपको सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ में आपको कुछ फॉस्फोलिपिड मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉस्फोलिपिड मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं 99% बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा। ऐसा कौन आपको बहुत सारे सिक्रेशन दे देगा? क्या दे देगा? बहुत सारे सिक्रेशन दे देगा, और बोलेगा कौन से सिक्रेशन में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो हमारा ये जो क्या है? बाइल है, बाइल कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता है। याद रखना, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन ये पिगमेंट्स हैं। क्या है? पिगमेंट्स हैं। क्या है? पिगमेंट्स हैं या फिर सिक्रीशंस हैं। क्या है? पिगमेंट्स हैं, सिक्रीशंस हैं। ओके, याद देखो पिगमेंट्स यहाँ लिखा, पिगमेंट, bilirubin and bilirubin, the bile salts, cholesterol and phospholipid, but no enzymes, यानी कि बाइल कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता है। और याद रखना, बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या? बाइल फैट के इमल्सिफिकेशन में वर्क करता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा पैराग्राफ ही एकदम चमत्कार की तरीके से अगर आपने इसको रट लिया, एकदम समझ लिया है, तो आपको एग्जाम में इससे हाईली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स बट बाइल आल्सो एक्टिवेटेड लाइपेज। अब याद रख लेना बाइल के फंक्शन। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में काम करता है, और लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है, और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मिसल्स में। किसमें? स्मॉल मिसल्स में एक्टिवेट करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि देखो क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल। अब देखो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है, क्या है? इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है, म्यूकोजल एपिथेलियम है, उसके अंदर गॉबलेट सेल है। क्या है? गॉबलेट सेल है। अब देखो गॉबलेट सेल क्या करते हैं? गॉबलेट सेल भी म्यूकस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? गॉबलेट सेल भी म्यूकस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? गॉबलेट सेल भी म्यूकस रिलीज करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकस एपिथेलियम ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस। अब देखो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो गॉबलेट सेल्स हैं म्यूकस रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ में इंटेस्टाइनल जूस को हम अनदर नेम यानी कि सक्कस इंटेरिकस भी बोलते
हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ये यहीं पे बोला गया और कुछ नहीं बोला है, क्या है, बस इतना ही बोला है और इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला। आगे बोलते हैं द जूस कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड, यानी कि अभी बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस की। किसकी बात करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस की या फिर सक्कस एंटेरिकस के, नाम एक ही, और क्या कंटेन करता है, डाइसैकेराइड कंटेन करता है। डाइसैकेराइड में आपको मल्टेज आ जाता है, डाइपेप्टाइडेज आता है, लाइपेजेज आ जाता है, न्यूक्लियोसाइडेजेज आ जाता है। और अब देखो ये चीज़ें आ जाती है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या आता है, क्या इसमें आप लिख दो, मल्टेज आता है, माल्टेज आता है, डाइपेप्टाइडेज आता है, डाइपेप्टाइडेज आता है, पेप्टाइडेज आता है, ठीक है, और उसके बाद लाइपेजेज आता है, लाइपेजेज आता है, और न्यूक्लियोसाइडेजेज आता है, न्यूक्लियोसाइडेजेज आता है, न्यूक्लियोसाइडेज आता है, ठीक है। द म्यूकोस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैनक्रियाज protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide alkaline medium for the 7.8 for the enzymatic activity submucosal gland Brunner gland also help in this। अब देखो यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है कि जो हमारा म्यूकस और बाइकार्बोनेट है ये क्या करते हैं, वो पेनक्रियास को बचाते हैं, क्या करते हैं, पेनक्रियास को बचाते हैं HCl के सिक्रीशन से। यानी कि अब यहाँ का जो इंटेस्टाइन का pH हो जाएगा, इंटेस्टाइन का pH कितना हो जाएगा, इंटेस्टाइन का pH 7.8 हो जाएगा, 7.08 हो जाएगा, जो कि आपको बचाते हैं, किससे बचाते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड अल्कालाइन। देखो एसिड जो हमारा स्टमक में बना था उसके प्रभाव को ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा बचाता है और बाइकार्बोनेट बचाता है और हमारे पेनक्रियास को प्रोटेक्ट करता है और उसको एक अल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, अल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करता है 7.8 का, जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो जाती है। और याद रख लेना, क्या रख लेना, ये सब म्यूकोजा वाला काम, ये सब म्यूकोजा वाली बात, सब म्यूकोजल ग्लैंड ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस। अभी अगर पूछा जाए आपसे, लोकेशन पूछी जाएगी, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है डुओडेनम, कहाँ पे, डुओडेनम की सब म्यूकोजा में। कहाँ पे पाई जाती है, सब म्यूकोजा में। याद रख लेना, इसकी लोकेशन आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी के क्रम में, आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखो, जैसे कि मैंने आपको छोटी सी एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, छोटी सी चीज़ बताई थी कि यही बताई थी कि जैसे कि जो हमारा प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, वो कैसे डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड इनटू प्रोटीन्स इन द काइम। काइम आपको पता है काइम कहाँ होता है, काइम होता है आपके स्टमक में, ठीक। रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बाय द पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो अगर हमारे पेट में कोई प्रोटीन आई थी, क्या आई थी, प्रोटीन आई थी, तो हमारा एंजाइम पेप्सिनोजेन ने पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के प्रोटीन्स को ब्रेक कर दिया था, पेप्टोन्स में और प्रोटीन्स में ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अब बची हुई कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो बच जाएंगी, क्या करेंगी, कुछ प्रोटीन्स बच जाएंगी, प्रोटीन्स क्या करेंगी, कुछ बंद